विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण संगठन आर्थिक सामाजिक परिषद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कुछ बातों पर फोकस करने के साथ साथ विश्व की इस सबसे बड़े संगठन यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं, की चर्चा करूंगा। मैं इस विषय को डिस्कस करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे जुड़ी हुई बातों को भी, जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, का उल्लेख करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था आर्थिक सामाजिक परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पर अपने संबोधन में विश्व में चल रही कोरोना महामारी के संकट का उल्लेख किया। कैसे आज पूरी दुनिया इस कोविड-19 से संघर्ष कर रही है और विशेष करके भारत तीसरा इस संकट से घिरा हुआ सबसे बड़ा देश है। कोरोना के केसेस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। किस प्रकार भारत ने एक सार्क देशों का फंड बनाया, आत्मनिर्भर भारत के अभियान की शुरुआत की और बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन, स्वास्थ्य संगठन बड़े स्तर पर एक जन आंदोलन के रूप में काम कर रहे हैं। इस बात को प्रधानमंत्री ने इस विश्व संगठन के समक्ष बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब आज पूरे विश्व पर एक आपदा है, एक भयावह संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या इस वैश्विक संगठन में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? अवश्य। इस वैश्विक संगठन में यदि परिवर्तन की आवश्यकता न होती तो इस मंच से प्रधानमंत्री ने इसमें एक प्रभावशाली परिवर्तन की बात ना करते। विश्व के अन्य देशों के नेताओं का भी मानना है, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। अमेरिका की नाराजगी तो यहाँ तक है कि उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देने के लिए एक नोटिस दे दिया है और WHO को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। यह माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन WHO है, उसने कोरोना के प्रारंभिक प्रसार के दौर में एक लापरवाही बरती और जिस प्रभावशालिता के तरीके से WHO को इस समस्या को लेकर सावधान और सचेत रहना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह माना जाता है कि इथियोपिया के टेड्रोस और एडहानोम, जो इसके प्रमुख हैं, वो चीन के प्रभाव में आए, ऐसा आरोप कुछ देश, पश्चिमी देश लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि चीन में कोरोना की उत्पत्ति और प्रसार को लेकर एक स्वतंत्र आयोग का गठन भी किया जा चुका है, जो जांच कर रहा है। लगता है कि इन्हीं परिस्थितियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि जब द्वितीय विश्व युद्ध आया, द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी और मानवता के संकट को देखते हुए एक नए संगठन का गठन किया गया, जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ था। और इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति एवं विकास के लिए राष्ट्र संघ का गठन किया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में। तो लगता है कि ये जो वर्तमान दौर चल रहा है, भयावह दौर चल रहा है, ये किसी युद्ध की आपदा से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें संगठन में एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें लोकतांत्रिक प्रणाली को अधिक मजबूत किया जा सके, जिसमें बहुपक्षीय भूमिका हो देशों की, जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें सभी को समान अधिकार मिल सके। ये बात हम केवल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रश्न एक अलग प्रश्न है और यह भी महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भी भारत अपील कर रहा है, निवेदन कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो विषय है
कि 17 जुलाई 2020 को इस परिषद के संबोधन में ये बात भी उठाई गई कि अब वक्त आ गया है कि मानव केंद्रित विकास नीतियां बननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत में चलाई जा रही अपनी नीति का भी उल्लेख किया और ये नीति आप सभी बच्चों जानते होंगे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हो सकता है कि भारत में कुछ लोग या विपक्षी दल इस सूक्ति से सहमत ना हो, लेकिन इस वैश्विक मंच से जो प्रधानमंत्री ने यह एम्फेसिस किया इस बात को, इसकी प्रासंगिकता से हम इनकार नहीं कर सकते। एक बात कि कोरोना से लड़ने में भारत ने अभी तक 150 देशों की मदद की और सार्क फंड बनाया, और राहत की बात यह है WHO ने अभी 16 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत या एशिया के कई देशों में कुछ को छोड़ दिया जाए जैसे बांग्लादेश और इंडोनेशिया, तो अभी सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में हम नहीं पहुंचे हैं और इस संदर्भ में विश्व स्तर पर तेजी से प्रयास हो रहे हैं वैक्सीन बनाने का। भारत में भी एक वैक्सीन की जोरों से चर्चा है, कोवैक्सीन, कि ये अगस्त तक मार्केट में आ सकती है। फिलहाल अभी कोविड-19 से संघर्ष में कोई प्रमाणिक इलाज का हम दावा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने 2022 तक सबको आवास देने के लक्ष्य को भी बताया और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभियान है टीबी उन्मूलन, ट्यूबरकुलोसिस को समाप्त करना पूरे विश्व से। भारत ने इस लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने का पर जोर दिया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य से कुछ पहले ही है। तो इस प्रकार हम थोड़ा सा समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो आज 193 सदस्य जिसमें हैं, उसमें कितने अंग होते हैं? तो इसमें विद्यार्थियों 6 अंग होते हैं। पहला महासभा, ये एक जनरल बॉडी है जिसमें सभी देशों के सदस्य होते हैं, अर्थात 193 देश हैं तो इसमें 193 सदस्य होंगे। सचिवालय ही समस्त गतिविधियों को संचालित करता है। इन सब का मुख्यालय केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दिया जाए तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग, महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद, जिसको हम ट्रस्टीशिप कहते हैं, ये पांचों के मुख्यालय एक ही बिल्डिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन में केंद्रित है। हाँ, ये अवश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये नीदरलैंड में के हेग में स्थित है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की 5 विजेता शक्तियों या मित्र राष्ट्रों ने मिलकर इसको बनाया था और वही 5 देश आज इसके स्थायी सदस्य हैं और इन 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो का मतलब है निगेटिव पावर या रिफ्यूजल पावर। कह सकते हैं कि इसी को लेकर तो आज आपत्ति है कि आज बहुआयामी और दलीय व्यवस्था में जब हम आज लोकतंत्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो क्या 5 देशों को ही इस संगठन में प्रभावशाली भूमिका दी जाए? और ये 5 देश उस समय के हैं अमेरिका, सोवियत संघ जिसे आज हम रूस कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो इन 5 देशों के पास ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता है और इन्हीं के अनुमोदन, ये अलग चीज है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अस्थायी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को भी किसी नए सदस्य को बनाने में इनके कम से कम 4 सदस्यों का अनुमोदन भी करना होता है, जो कि स्वाभाविक है, एक नॉर्मल प्रक्रिया हो जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक वीटो कर देता है तो कोई नया सदस्य तक नहीं बन पाता। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस इस संगठन के महासचिव हैं। तो इस प्रकार ये जो वैश्विक संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्तमान परिस्थितियों में आज 2020 में आप बल्कि कह सकते हैं कि 1991 के बाद
बदली हुई परिस्थितियों में जब से उदारीकरण का तेजी से दौर चल रहा है, या 1990 के बाद जब से विश्व में शीत युद्ध समाप्त हुआ, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी कि पूरे विश्व में शांति और विकास के लिए एक अच्छी रणनीति बना सके। ये भी माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब इन बड़े देशों का प्रश्न आता है तो वैसी स्थिति में उनके मुद्दों को सुलझा पाने में असमर्थ हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक सहयोग पर और सदस्यों के आपसी तालमेल पर आधारित संगठन है। कभी कभी ये होता है कि जो बड़े देश हैं वह यूएनओ की बात को मानने से इनकार कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी सदस्यता से अपने को अलग कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि आज एशिया के कई देशों में जो अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ अपने को असफल पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिस उद्देश्य से गठित हुआ था, शांति और विकास की स्थापना के लिए, वह अपनी सफल भूमिका नहीं निभा पा रहा है। चाहे चीन के दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते प्रभाव का मामला हो, या भारत चीन के बीच बढ़ते टकराव का मामला हो, या ऐसे विश्व में सीरिया, इराक, ईरान, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ अपने को कमजोर पाता है। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों में, पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को भी हम नकार नहीं सकते। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आज के समय में जब हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, या इसके बाद जो परिवर्तन होंगे, जो वैश्विक प्रभाव होंगे, उन प्रभावों को देखते हुए जरूरत है कि इसकी संरचना में मौलिक बदलाव किए जाएं। छोटे और बड़े देशों को एक समान सहभागिता का अवसर दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए एक अलग से कोष और स्थापित किया जाए। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के पारित प्रस्तावों की अनिवार्य प्रयोज्यता या लागू करने में भी सुधार पर विचार किया जा सकता है। तो इस वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री ने जो अपने देश की बातों को बताया, या जो विश्व समुदाय से आह्वान किया, वह काफी प्रासंगिक जान पड़ता है। और निश्चित रूप से आज महसूस होता है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें विश्व स्तर पर एक नेताओं के समन्वय और एक ऐसे सक्रिय संगठन की आवश्यकता है जिससे लोगों को राहत मिल सके। ऐसा लगता है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रभावशाली भूमिका को अदा नहीं कर पा रहा है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। विद्यार्थियों, थोड़ी सी जानकारी हम उस संगठन की दे दें जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। उस संगठन का नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में एक महत्वपूर्ण संगठन है। और इस संगठन में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ तब इसमें 18 सदस्य थे। आज इसमें सदस्यों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। अर्थात ये 54 जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उन्हीं में से ये 54 सदस्य सामाजिक आर्थिक परिषद में शामिल होते हैं और इसकी विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं। पूरे विश्व में सामाजिक रूप से कई ऐसे मुद्दे हैं, गरीबी है, कुपोषण है, या आप कह सकते हैं महिलाओं से जुड़े प्रश्न हैं, आदि अनेक या ऐसे सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं जो पूरे विश्व पर प्रभाव डाल रहे हैं। उनसे संबंधित मुद्दों की यहाँ चर्चा की जा सकती है, चर्चा की जाती है। और ये मानते हैं कि जो आज WHO है, WHO भी इसी संगठन से ही जुड़ा हुआ एक संगठन है। तो सामाजिक आर्थिक परिषद की एक बड़ी भूमिका होती है। और इसका एक महत्वपूर्ण, जब न्यास परिषद की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप, तो ये इस समय तो प्रासंगिक नहीं है इसका उल्लेख करना,
लेकिन इसका महत्व विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उन परिस्थितियों में था जब विश्व के बहुत सारे या विजेता देशों ने उन देशों की संपत्ति या उनकी जमीन या उनके क्षेत्रों पर एकाधिकार कर रखा था और बहुत सी चीजें एक न्यास परिषद बना दिया गया था और बाद में उनकी बैठकें करके उनको सुलझाया गया था और उन देशों को सौंपा गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई वर्तमान महामारी के दौर में, इस बैठक का और ये बैठक कोई वर्चुअल बैठक नहीं हुई, इसमें भागीदारी दुनिया के कई देशों ने किया, ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत के संदर्भ में अगर हम विशेषकर बात करें तो भारत इसका एक संस्थापक सदस्य रहा है। अर्थात 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ था तब इसमें सदस्यों की संख्या 50 थी और उन 50 सदस्यों में हमारा देश भारत भी था। उस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था और ब्रिटेन ने ही भारत को उसकी सदस्यता दिलाई थी। और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की इन 75 वर्षों की लंबी यात्रा में भारत उसके उद्देश्यों और उसके संविधान के अनुसार क्रियाशील भी रहा है। आज विश्व के विभिन्न अभियानों में, अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में, शांति स्थापना में, चाहे सीरा लियोन हो, अंगोला हो, नाइजर हो, यमन हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की जहां जहां पर पीस कीपिंग फोर्स या अभियान चलाए गए हैं उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हम संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों में विश्वास करते रहे। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी भारत के योगदान को महत्वपूर्ण मानता है। तो इस प्रकार भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा और आज भारत, जर्मनी, ब्राजील, ये कुछ विशिष्ट देश हैं जो मिलकर चाह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और भारत को इसकी स्थायी सदस्यता दिया जाए। हालांकि भारत अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी अस्थायी सदस्य बना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित जो बनी, ये काफी महत्वपूर्ण है। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी दलबीर भंडारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ जो आज विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है में भारत की एक विशेष भूमिका है और भारत ये चाहता है कि वर्तमान समय और दौर के अनुसार इसकी संरचना में सुधार किया जाए। कैबिनेट हुआ। विद्यार्थियों, आज के करंट अफेयर्स के इस टॉपिक में हमने जोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जो बताया विषय इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है। शेष अगली क्लास जो होगी उसमें हम करंट के और मुद्दे शामिल करेंगे और आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय पर स्पेशली एक पूरी क्लास होगी ताकि हम सारी चीज़ों को, इसके प्रतीक चिन्ह, झंडा, कैसे सदस्य बनते हैं आदि को हम समझा सकें और आपको बता सकें। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, कभी कभी बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जो नवीनतम सदस्य है वो कौन है? तो इसका उत्तर है कि दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य है। और कभी कभी पूछा यह जाता है कि कौन से देश ऐसे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं आज हमारे विश्व में, 226 के आसपास देश माने जाते हैं। हालांकि कुछ इनके संख्या को लेकर के विवाद भी है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जिसको एक कह सकते हैं पोप यहाँ का शासक होता है, उसको देश का दर्जा प्राप्त है और वो दुनिया के किसी भी संगठन का सदस्य नहीं है। तो जब कोई परीक्षा में प्रश्न आता है तो एक विकल्प ये भी होता है कि वेटिकन सिटी जो एक थियोक्रेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप उसके राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो नहीं है, लेकिन इस समय इनमें देशों की संख्या 93 बस आ देता है।